कुछ मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। बाज़ार में पिछले कुछ दिनों से एक रेंज, बुरी तरीके की रेंज फंस गई है। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप ने काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। ऐसे में मार्केट में आपको कहाँ फोकस करना है, किन सेक्टर्स पर फोकस करना है, कहाँ पर आपको कमाने के मौके मिलेंगे, ये सब डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में जुड़े हैं कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ गुरमीत चड्ढा। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये मार्केट में पिछले 15-20 दिन से एक रेंज है, एफआईज लगातार सेलिंग कर रहे हैं, वो काफ़ी दिनों की बाइंग के बाद, और काफ़ी शॉर्ट बना रहे हैं सिस्टम में, लेकिन मार्केट नीचे भी नहीं आ रहा है। तो ठीक है, क्रॉस नहीं कर पा रहा 25,000, लेकिन ऐसा भी नहीं कि कोलैप्स कर रहा है, और मिड कैप आउट परफॉर्म कर रहे हैं। इस फेज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? क्या ये मार्केट पेशेंस टेस्ट कर रहा है? क्या ये मार्केट कुछ वार्निंग साइंस दे रहा है? कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाए? तो अनुज, मैक्रो कंटिन्यूअसली अच्छा होता जा रहा है। जीडीपी के आंकड़े बहुत अच्छे आए, उम्मीद से थोड़े बेहतर आए। अगर जीडीपी के आंकड़े में आप थोड़ा लेवल 2 जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कंस्ट्रक्शन और एग्री और जो रूरल इकोनॉमी है वहां पे अपटिक है। मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ा सा स्लो डाउन है, वो हमें आईआईपी नंबर में भी थोड़ा सा देखने को मिला। तो आई थिंक वहाँ मुझे लगता है आपको और इंटरवेंशंस देखने को मिलेगी। थोड़ा सा ट्रेड डील्स भी होंगी, कुछ पीएलआईज भी आएगी। तो वो अच्छा कर रहा है। आपका जो जीएसटी का आंकड़ा है वो बता रहा है कि इकोनॉमिक अपटेक जो है कंटिन्यूड है। 2 लाख करोड़ वापस से, मुझे लगता है 2 लाख करोड़ शायद एक नया नॉर्मल हो जाएगा जीएसटी कलेक्शन का इस साल। बैंक की क्रेडिट ग्रोथ भी आप देखेंगे तो अर्ली डबल डिजिट आई है, बीच में थोड़ा सा स्लो डाउन था। तो अगर बाजार थोड़ा कंसोलिडेट करता है अनुज, और ग्लोबल डेवलपमेंट्स थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं। रशिया यूक्रेन वापस से थोड़ा सा एस्केलेशन हुआ है। एक जो पीस लग रहा था अचीव होगा, वो नहीं हुआ। पीछे इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड हमने देखा कुछ कुछ स्ट्रेस हुए हैं। तो कुछ ग्लोबल इवेंट्स की वजह से कभी टैरिफ वापस आ जाता है, इस वजह से बाजार कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लगता है ये अच्छा साइन है। अगर कंसोलिडेशन होता है और अर्निंग थोड़ा और कैचअप करता है तो बाजार का वैल्यूएशन थोड़ा और रीजनेबल हो जाएगा। अगर आप ब्रॉडर निफ्टी देखें, पूरा 500 निफ्टी देखें, तो लगभग 10.5-11% का अर्निंग ग्रोथ आया है। तो उसके हिसाब से अगर आप 20 टाइम्स हैं तो मुझे लगता है अनुज फेयर वैल्यूएशन है। और जैसे जैसे अर्निंग बढ़ेगी वैसे वैसे करेगा। और जहां तक आपने मिड कैप की बात करी, बाजार कंपनी जिनके नतीजे अच्छे आए हैं या जहां वापस से ऑर्डर बुक अच्छी है, आउटलुक अच्छा, उसको रिवॉर्ड कर रहा है। पहले उसने डिफेंस को रिवॉर्ड करना शुरू किया। अब आप देखिए कुछ एक पॉकेट्स में केमिकल्स को थोड़ा सा रिवॉर्ड कर रहा है। थोड़ा सा जो फोकस है कंजम्पशन पे वापस आ रहा है। थोड़ा फार्म और एडिबल ऑयल प्राइसेस कम हुए हैं। तो बाजार मिड स्मॉल कैप में अर्निंग्स रिवॉर्ड कर रहा है। और कैपिटल मार्केट प्लेस में देखिए अनुज, कितनी शानदार वापसी हुई है। बीएससी हो, सीडीएसएल। तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, और कुछ कंसोलिडेशन अगर होता है तो मेरे हिसाब से अच्छा है। आज तो मैन इन ब्लैक बन के घूम रहे हो आप। अच्छा, ये आपने कहा 10-11% ब्रॉडर मार्केट्स में अर्निंग्स की ग्रोथ। तो अब तो पूरा अर्निंग सीजन जब कंप्लीट हुआ, तो ओवरऑल पिक्चर कैसी पेंट कर रहे हो? अर्निंग सीजन रहा कैसा? और कोई स्पेसिफिक थीम्स या पॉकेट जो आपको लगा रिजल्ट्स और कमेंट्री के हिसाब से अच्छे आउट परफॉर्मेंस के सिग्नल दे रही हूँ? तो एक पॉकेट आशीष मुझे बहुत अच्छा लगा, जो जो वो टू व्हीलर और ट्रैक्टर वाला पॉकेट है। एक तो अंडर ओन्ड है ऑटो बहुत, क्योंकि टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी है। पीछे रिटर्न्स बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। अगर मैं 6 महीने की बात करूं, अच्छा करेक्शन आया है फ्रंट लाइन स्टॉक्स में। और यहाँ पे लीडरशिप बहुत क्लियर होती जा रही है। तो टू व्हीलर में टीवीएस क्लियर लीडरशिप दिखा रहा है, डोमेस्टिक में भी दिखा रहा है, एक्सपोर्ट्स में भी दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर आप देखेंगे तो 25% से ऊपर उनका मार्केट शेयर हो गया। आईक्यू बहुत अच्छा कर रहा है, चेतक से भी बेटर कर रहा है। और वहां हमने देखा है कि बाकी लोग थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे ओला इलेक्ट्रिक है और बाकी है। क्लियर लीडरशिप एस्टैब्लिश हो रही है। क्रॉप अच्छा है, और जो एक प्रिपरेशन होती है क्रॉप की, पैडी की, अगले सीजन की, वो बहुत अच्छी हो रही है। मॉनसून अच्छा है, तो रूरल इकोनॉमी रिलेटेड रिवाइवल कंपनीज के अलावा जनरल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। सब्सिडी बर्डन्स कम हुए हैं अगर आप जीडीपी का आंकड़ा देखें। एमएनएम आप देखिए, पर फिर से ग्रो किया है, क्लियर लीडरशिप बना रहा है, मार्केट शेयर और गेन कर रहा है नंबर 3 नंबर 4 से। अब नंबर 2 क्लियर एस्टैब्लिश हो गया है। एसयूवी में मुझे ऐसा लगता है कि शायद 25% के ऊपर मार्केट शेयर हो गया होगा एमएनएम का। नतीजे आएंगे जून में तो बेहतर बेहतर बता पाऊंगा। और मुझे समझ सड़क पे गाड़ियां दिख रही हैं उनकी हर रेंज में, एसयूवी रेंज में, सेडान में, सब में गाड़ी गाड़ी दिख रही है। और ट्रैक्टर बहुत अच्छा कर रहा है। मंथ और मंथ ट्रैक्टर में इम्प्रूवमेंट है, जो कि दिखाता है कि आउटलुक भी अच्छा है। तो ये एक सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि सरप्राइज कर सकता है। टाटा भी आप देखिए, सब रिस्ट्रक्चरिंग होनी है काफी सारी।
नए लॉन्चेस उसके डिले हुए हैं, इस साल आएंगे। स्टॉक बहुत करेक्ट हुआ है 1100-1200 के लेवल पे, तो हो सकता है थोड़ा यहाँ पे भी सरप्राइज एलिमेंट आए। कुछ केमिकल स्टॉक्स में मुझे ग्रीन शूट्स देखने को मिले, दीपक नाइट्राइट की अर्निंग्स में। अगेन मैं वहां फोकस कर रहा हूँ जो सेक्टर बहुत अंडरवुड है और जहां अर्निंग पहले नहीं आ रहा था और अब आना शुरू हुआ है, क्योंकि वहां पे रीरेटिंग होने के चांसेस बहुत होते हैं। जैसे हमने डिफेंस में देखा, एकदम से स्टॉक्स वापस से रीरेट हुए। तो ये दो पॉकेट्स पे मेरी निगाह रहेगी, कुछ कंजम्पशन बास्केट में भी रहेगी। ओके, गुरमीत, एक और स्पेस जहां हमने बहुत शानदार मूव देखे हैं वो है कैपिटल मार्केट स्टॉक्स। आप देखिए बीएससी का शेयर ऑल टाइम हाई पर, एंजल वन ऑलमोस्ट गेटिंग देयर, सीडीएसएल कैम्प्स, यहाँ पर बहुत शानदार तेज़ी है इस समय। अनलिस्टेड मार्केट में एनएससी का रेट रोज़ 50 रुपये बढ़ जाता है। अब ऐसे में आपका क्या व्यू होगा इस पूरी की पूरी स्पेस पर? अनुज, ये मार्क टू मार्केट का बहुत बड़ा रोल होता है कैपिटल मार्केट प्लेस में, ट्रांजैक्शन रेवेन्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एक्सचेंज बिजनेस है, जैसे ही सेंटिमेंट खराब होता है तो देखा हमने वॉल्यूम्स कम होते हैं। हमने देखा था कि करेक्शन जब आया इन स्टॉक्स में तो करेक्शन भी बहुत तगड़ा आया। आप देखिए बीएससी भी गिरा 6000 से 3800 के आसपास। हालांकि अब दोबारा अगर आप बोनस पे एडजस्ट करेंगे तो ऑल टाइम हाई पे सीडीएसएल 1200-1100 आ गया था 2000 के लेवल से। तो ये कैपिटल मार्केट प्ले मार्केट सेंटिमेंट से लिंक्ड होते हैं, तो आपको इसमें वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी नियर टर्म। और अब जब वापस से वॉल्यूम बढ़ रहा है, मार्केट ठीक हो रहा है, तो हमने देखा है कि बहुत शार्प मूव है। तो जब 3 से 5 साल की स्टोरी बहुत अच्छी है, नियर टर्म में आपको शार्प करेक्शन के लिए रेडी रहना चाहिए। और सारे स्टॉक्स अब 50, 60, 70 की पी मल्टीपल पे है। एनएससी अनलिस्टेड स्पेस में अगर आप आज का भाव लें 2300 के आसपास का, 2200-2300 का, तो 5.5-6 लाख करोड़ मार्केट कैप हो गया है। और 10,000-11,000 को ऐड करता है, तो वो भी 55-60 के अर्निंग मल्टीपल पे है अगर आप अनलिस्ट कर। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म हो सकता है स्टॉक थोड़ा सा सबड्यूड रहे, वॉलिटिलिटी देखने को मिले, बट बहुत स्ट्रक्चरल प्ले है। नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स बढ़ने हैं, ट्रांजैक्शन रेवेन्यू बढ़ना है, एन्युटी रेवेन्यूज बढ़ने हैं, और रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड हो रही है। जैसे डिपॉजिटरी में इंश्योरेंस आ रहा है, रिपॉजिटरी बिजनेस है, जो और रेवेन्यू स्ट्रीम्स ऐड हो रही है। तो और ज्यादातर प्ले ड्यूपोलिक है, तो एक तरीके से एंट्री बैरियर आ रहा है। तो मैं लॉन्ग टर्म में बुलिश हूँ, नियर टर्म में थोड़ा सा, इनफैक्ट अगर थोड़ा प्रॉफिट बुक करने को भी मिले कुछ एक पॉकेट्स में तो करना चाहिए। 80-90 का पी मल्टीपल लॉन्ग एंड टर्म में अनुज हमने देखा है सस्टेनेबल नहीं। अच्छा है, ठीक है भाई। तो कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स हों तो या तो मुनाफा वसूली करें या स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें, नया पैसा अब ना डालें, इन स्तरों पे आसान शब्दों में। और वैसे एनएससी ने रीडिफाइन कर दिया है अनलिस्टेड मार्केट। लोग इतना भाव ट्रैक करते हैं, इतने वॉल्यूम होते हैं, कहानी बदलती है, लिस्टेड क्या अनलिस्टेड क्या, एनएससी ने गजब कर दिया है। खैर, अब आइए एक और, अभी थोड़ी देर पहले गुरमीत चर्चा कर रहे थे हम लोग एफएमसीजी, बहुत रुलाया इस पॉकेट ने, पर ऐसा लग रहा है कि शायद एक क्रूशियल जंक्चर पे एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। वो चर्चा तो निकली थी कि एडिबल ऑयल्स की ड्यूटी कट हुई, पर तमाम फैक्टर्स हैं जो कंड्यूसिव हैं स्पेस के लिए, ना सिर्फ मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए, हो सकता है वॉल्यूम्स किक भी होते हुए नजर आए। आप लोग अब इस बाकी हम पॉकेट की चर्चा कर रहे थे जो आउट परफॉर्म कर रही है, ये अंडर परफॉर्मिंग पॉकेट है, कंफर्ट है अगर आप मानते हो कि ग्रोथ लौटने वाली है, लगता है क्या? ग्रीन शूट्स है आशीष, जो जैसे मैंने बोला, क्योंकि सडनली अगर 2-3 साल के बाद अगर अर्निंग वापस आता है, वॉल्यूम ग्रोथ वापस आती है, रूरल इकोनॉमी में अपटिक है, तो नियर टर्म में सरप्राइज कर सकता है। तो हमारे पास पोर्टफोलियो में हमने देखा आईटीसी में हमें बहुत कमजोरी लग रही है, मुझे लगता है थोड़ा सा, क्योंकि बैंक ग्रुप कंटिन्यूस सेलर है होटल स्टॉक में भी और नॉर्मल आईटीसी में भी, तो इस करके थोड़ा सा स्टॉप स्टडी है। अदरवाइज 15-16 के मल्टीपल पे 15,000-16,000 करोड़ फ्री कैश फ्लो करता है, इससे अच्छा बिजनेस कहाँ मिलेगा। तो थोड़ा सा सप्लाई ओवर है, वो हमने ऐड किया है, और पोर्टफोलियो में टाटा कंज्यूमर हमने और ऐड किया है। हम और भी पॉकेट्स देख रहे हैं, मिसेस वेक्टर देख रहे हैं, नतीजे थोड़े से सॉफ्ट थे। और प्योर एफएमसीजी प्ले में मैं एक बार थोड़ा सा कमेंट्री देखना चाहूंगा, अगर एक बार वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सी भी बेहतर आती है, अभी 2-3-4% की आई है, और बहुत सारी एफएमसीजी कंपनीज ने ग्रामेज कम किया अपने मार्जिन प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो एक मैं ट्रेंड रिवर्सल देखना चाहूंगा। उसके बाद मैं जो ब्यूटी पर्सनल केयर है या हेयर ऑयल सेगमेंट है उसमें करूंगा। मुझे नायका के नतीजे बुरे नहीं लगे, हालांकि स्टॉक का रिएक्शन सुबह थोड़ा नेगेटिव था। तो ये कुछ पॉकेट्स है जहां पे निगाह है। टाइमिंग के लिए हमने पोर्टफोलियो में आईटीसी और टाटा कंज्यूमर में वेट बढ़ाया है करेक्शन। ग्रामेज कम किया, एक ज़माने में मैगी का एक पैकेट नहीं खा पाता था, अभी तो 2 भी कम पड़ते हैं, ये हाल है ग्रामेज कम करने का। खैर, आईटीसी इंटरेस्टिंग है, पता है कि सप्लाई ओवरहैंग है लेकिन दूसरी तरफ वैल्यूएशन का कंफर्ट देता है, तो वो स्टॉक ऐड किया है। कंपनी आपकी हेल्थ के लिए सोच रही है।
हाँ हो सकता है, पर पैसा तो उतना ही लेती है, वेल्थ का नहीं सोचती है, हेल्थ का ही सोच रही है। थोड़ा कम खाएं आप। हाँ कम खाए। अच्छा, एक चीज क्योंकि इस हफ्ते का अब सबसे बड़ा इवेंट हो जाएगा गुरमीत, वो फ्राइडे की पॉलिसी अनाउंसमेंट। अब तक तो ऐसा लग रहा था लार्जली 25 बेसिस पॉइंट भाव में है, अब लोग टिल्ट कर, अब बहुत डिवाइडेड है। मैंने फोन भी घुमाए थे, कुछ लोग कह रहे हैं ग्रोथ को चैनलाइज करने के लिए हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट्स की तरफ आरबीआई मूव कर जाए, पर दूसरे लोग मानते हैं कि 50 बेसिस पॉइंट्स कर भी दिया तो इसका मतलब है फ्रंट लोड कर रहे हैं, आगे नहीं आएगा। आप वैसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस बार, और आप लोग क्या मान के चल रहे हो आरबीआई की तरफ से क्या एक्शन होगा? आशीष, मेरे हिसाब से 50 पैसा ही करना चाहिए, फ्रंट लोड करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसमिशन में टाइम लगता है। आपने जो पिछले भी रेट कट किए अभी तक अगर आप देखिए ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि होम लोन की ब्याज दर बहुत घट गई है। 6 महीने पहले भी 8.50 8.60, अगर मैं एक सैलरी सेगमेंट टॉप टियर की बात करूं जिनका सिविल स्कोर 700 के ऊपर है, तो बहुत ज्यादा बदलाव हुआ नहीं है। तो और टाइम लगता है। पर आरबीआई ने जनवरी के बाद एक पूरा पिवट ही चेंज कर दिया है। लिक्विडिटी सरप्लस है। एक वो जो कंट्रोल कर रहा था, माइक्रो मैनेज कर रहा था कुछ पॉकेट्स को, वहां पे उन्होंने हाथ हटाया है। चाहे वो रिस्क रेट हो, गोल्ड लोन्स में उन्होंने बोला है अभी कि कंज्यूमर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, छोटे छोटे बोरोअर को। तो एक तरीके से पूरा पिवट है आरबीआई का। तो मुझे लगता है कि 50 पैसा करेंगे तो बेहतर रहेगा। और आप कहीं ना कहीं देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है और जो क्रेडिट ऑप्टिक है, ये भारत के पोटेंशियल के हिसाब से नहीं है। तो अगर आप 50 पैसा फ्रंट लोड कर देंगे तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। और मैं नहीं मानता हूँ कि सिर्फ 50 पैसा बचा है। आप अगर होलसेल इन्फ्लेशन देखेंगे, जो कि लीड इंडिकेटर होता है, बाद में रिटेल में रिफ्लेक्ट करता है, वो भी 1.5-2% के आसपास है। फूड प्रोडक्शन, रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन हुआ है पूरे साल का। तो फूड इन्फ्लेशन जो है वो स्टिकी रहने वाली है, मतलब लोअर साइड। तो रूम है मेरे हिसाब से। और देखिए, बॉन्ड मार्केट हमेशा सब कुछ सही बताता है, इक्विटी मार्केट सेंटिमेंटल है। पहली बार मेरे 20 साल के करियर में मैंने यूएस टेनियर और इंडियन टेनियर में 1-1.5% का गैप देखा है। ये मैंने नहीं देखा पिछले 20-25 साल में। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट कुछ इंडिकेट कर रहा है कि डेवलप्ड मार्केट शायद इमर्जिंग मार्केट की तरह ट्रेड हो रहा है, इमर्जिंग मार्केट जो है वो डेवलप्ड मार्केट की तरह ट्रेड हो रहा है। तो ऐसे ये नैरो मानना डाउन होता गलती है होगी गुरमीत, सिर्फ 50 पैसे का ही लीव। गुरमीत एक इशू होता है, ऐसे नैरो डाउन होता है तो फंड्स के आउटफ्लो होने का डर होता है, पर इस बार कहानी अलग है ना, हमारी इकोनॉमी अच्छी है, उनके अपने सरदर्द हैं, इसीलिए इस तरह का असमंजस बन रहा है। शायद इस बार जो नैरो डाउन हुआ है इसका मतलब ये नहीं होगा कि आउटफ्लो हो रहा हो, है ना? सर, थोड़ा एफआईएस का आउटफ्लो हुआ है डेट मार्केट से, बट हमें इनफ्लो भी मिला था क्योंकि बॉन्ड इंक्लूजन हुआ था हमारा ब्लूमबर्ग में और आपके ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में। मेरा ये मानना है कि यूएस में जो बॉन्ड मार्केट है, इसमें तकलीफ अभी रहने वाली है कुछ समय। और जब तक जीडीपी ग्रोथ एक दो नेगेटिव प्रिंट नहीं देगी, बड़ा वाला नेगेटिव प्रिंट, या एक दो बैंक रिलेटेड इंसिडेंट्स नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड मार्केट आपको ये बता रहा है कि एक फ्लाइट हो रही है ग्लोबली। और जब जैसे जैसे यील्ड गिरेगी यूएस में, वो फ्लाइट वहां से ज्यादा बढ़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि बॉन्ड मार्केट अभी भी बहुत जूसी है। इनफैक्ट मैं बहुत इन्वेस्टर्स को बोलता हूँ कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप 10 ईयर बॉन्ड ले लीजिए। ये मैं 1 साल से बोल रहा हूँ। अगर आप याद करें हमारी चर्चा, जब 7.5, 1 साल का रिटर्न अगर आप आज बॉन्ड फंड का देखेंगे जीसेक का, तो 12-14% है। और अगर आपने यूएस में 5 साल पहले डाला होगा बॉन्ड में, 10 या 20 साल में, तो वो रिटर्न नेगेटिव है। तो नहीं ये भाई, पहली बार मार्केट शायद देखा हो रहा है। ओके, एक बार अब गुरु में मार्केट देखना चाह रहा था। डे हाई पर आए हम निफ्टी पर एकदम से, और 2-3 स्टॉक्स, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, इनके इंटरडे चार्ट देखिए आप एक बार ज़रा। हालांकि हैं दोनों अभी भी रेड में, लेकिन जिस तरीके से रिकवरी आई दोनों स्टॉक्स में, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। लेकिन इस समय का स्टॉक ऑफ द मोमेंट है येस बैंक का। एक बार ज़रा येस बैंक का चार्ट लेकर आइए, और ये देखिए स्टॉक ज़रा अब इस समय 8.5% ऊपर इस समय। गुरमीत, रुका नहीं है ये स्टॉक जब से वो नाम आया और जब से इसमें बाइंग आई उसके बाद से। और आज वॉल्यूम देखिए इसमें 50 करोड़ शेयर से ज़्यादा ऑलमोस्ट ट्रेड करने की तैयारी। आपके हिसाब से क्या हो रहा है यहाँ पर? तो नतीजे अच्छे थे। जो वर्स्ट एक हम कहते हैं बैंक के साथ होना था, हो चुका है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पे सप्लाई ओवर हैंग रहेगा, क्योंकि एसबीआई अभी तो आधा ही एग्जिट होगा 21 रुपए के आसपास जो रेट, आगे और एग्जिट्स होंगे। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा गेन और आ सकता है यहाँ से, क्योंकि जो रिकवरीज होगी एनसीएलटी के थ्रू वो भी आपको देखने को मिलेंगी। बेटर प्ले अनुज, सबसे अच्छा प्ले टीयर 2 बैंक में फेडरल बैंक है मेरे हिसाब से। बुक वैल्यू पे है बैंक। मिस्टर मनियन आए हैं, साउथ वेस्ट बैंक से पैन इंडियन बैंक हो रहा है। फोकस बढ़ रहा है कासा पे, जो वो कल्चर कोटक में लाए थे कि लाइबिलिटी लेड ग्रोथ जिसे हम बोलते हैं, वो वहां हमें देखने को मिल रहा है। ग्रैनुलर लोन्स पे फोकस है।
और बहुत अच्छा फ्रेंचाइज मुझे लगता है बन सकता है अगर वो कल्चर इशू हैंडल कर सके, क्योंकि थोड़ा सा यूनियन होता है इन बैंक्स में, जो रीजनल बैंक्स होते हैं, अगर वो कल्चर में थोड़ा चेंज ला पाए तो फेडरल बैंक बहुत अच्छा वैल्यूएशन दे सकता है। तो वो हमें ज्यादा पसंद है रिलेटिवली। और थोड़ा सा मुझे लगता है आरबीएल बैंक, वहां भी मुझे लगता है कि खराब न्यूज जो है बहुत सारी प्राइस में। लीजिए भाई, यस बैंक वैसे ध्यान रखिएगा, कल बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर। वो कह रहे हैं इक्विटी इशुएंस या डेट सिक्योरिटीज के जरिए हम फंड रेज करेंगे। उससे पहले इस तरह का एक्शन पिकअप होता हुआ, लेकिन अगर कुछ दाव लगाना है छोटे मझौले बैंक्स में तो फेडरल बैंक और शायद आरबीएल बैंक ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे, ज्यादा कन्विक्शन कंप्लीट सर्कल का। गुरमीत, मेरी तरफ से एक आखिरी सवाल। अब वो जब डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, लोग कहते हैं ग्लोबली डाइवर्सिफाई करो, वो ज्यादा अच्छी, उसकी वकालत करी जाती है। अपन रिटेल कहां से करेंगे? तो अपने लिए आसान शब्दों में अगर मैं आप कंप्लीट सर्कल को 100 रुपया दूं, आपने क्योंकि कहा कि आपको डेट भी बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो 100 रुपए का डिवीजन कैसे होगा? आप कितना इक्विटीज को, कितना गोल्ड को, कितना डेट को इस समय एलोकेट करोगे आप, या मुझे करना चाहिए? देखिए, हम बकेट्स बनाते हैं आशीष। 1 से 1.5 साल वाला बकेट बॉन्ड्स में जा सकता है। मुझे लगता है कि 2 या 3 रेट कट हो रहे होंगे। तो यहाँ से भी शायद डबल डिजिट बॉन्ड यील्ड आ जाए। अगर मान लीजिए 25-50% यील्ड और गिरती है तो 4 से 5% का आपको मार्केट गेन हो सकता है, और 6-6.5 का कूपन है। तो मुझे लगता है अर्ली डबल डिजिट रिटर्न बन सकता है। बहुत कम रिस्क लिए तो कुछ 1 साल 1.5 साल वाला जो आपका जिस जो बकेट है वो वहां जा सकता है। थोड़ा हम एलोकेशन गोल्ड और सिल्वर में कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी, जियो पोलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कंटिन्यू रहेंगे, टैरिफ नेगोशिएशंस आते जाते रहेंगे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डॉलर की जो हेगेमनी है वो चैलेंज हो रही है, और कोई वाइबल ऑल्टरनेटिव है नहीं, और सेंट्रल बैंक बहुत बड़े बायर्स हैं। तो कुछ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो को हेज भी करना चाहिए, तो हम गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ ऐड कर रहे हैं। और इक्विटी, मेरा ये मानना है कि, और ये मैं पहले भी बोलता हूँ, नियर टर्म वोलेटिलिटी एक तरफ, चाहे वो 22,000 रहा हो या अभी 25 है, ये अपना बेस्ट डेकेड है अगले 6-7 साल का। ये हमारी बैटल है टू लूज। तो जब भी कोई डिप मिले उसको वेलकम करिए और ग्रेजुअली इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाते रहिए। तो मेरे हिसाब से 30-70, अगर आपके पास लंबा व्यू है, जिसमें से 15 बॉन्ड्स में, 15 गोल्ड में नियर टर्म के लिए, और लंबी अवधि का पैसा इक्विटी। बिल्कुल ठीक है गुरमीत, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।